नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। देश की बहस जारी है और हमने एक बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि सियाचिन से वो सेना हटाना चाहती थी। हमने 2005 की वो तमाम स्पीचेस निकाल ली है, हमने 2005-6 के वो तमाम रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं, जिस रिकॉर्ड्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर सियाचिन से सेना हटाना चाहते थे। हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी दिखाएंगे कि उन्होंने सियाचिन जाकर सैनिकों के बीच क्या कहा था। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने अपनी किताब में इसका हवाला दिया था। सियाचिन से अगर डिमिलिटराइजेशन हो जाता तो भारत की स्थिति बेहद खराब हो जाती। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह चाहते थे सेना हटे। आर्मी चीफ और एनएसए ने मामले में दखल देकर आखिरी वक्त पर इसको रुकवाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूपीए सरकार ये क्यों सोच रही थी कि पाकिस्तान को एक बड़ा फेवर दे दिया जाए और सियाचिन से सेना को हटा दिया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सियाचिन क्या है, हम आपको पहले ये समझा देते हैं। सियाचिन है देश ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां पर हमने 1984 में कब्जा किया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। सियाचिन में हम जितनी मजबूती से खड़े होते हैं उतनी ही मजबूती के साथ हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। डिमिलिटराइजेशन की 3 बार कोशिश हुई, 1989 में हुई, 1992 में हुई और सबसे लेटेस्ट 2005 में हुई है। मैं आपको वो संदर्भ, वो तमाम बातें बताऊंगा। अभी आप समझिए इस खबर का मतलब क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है। ये उन इलाकों में था जहां पाकिस्तान की तरफ से भी विदेशी परवारोही इस पहाड़ी इलाके आते थे। सन 1984 में भारत की खुफिया एजेंसियों को बड़ा इनपुट हाथ लगा, जिसके बाद सियाचिन को हत्याया गया। पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका से पर्वतारोहण के साजो सामान खरीदे हैं। पाकिस्तान का इरादा अपनी फौज को सियाचिन भेजना था और वो सियाचिन पर कंट्रोल करना चाहता था, जिससे ऊंचाई वाले इलाके पर वो दबदबा बना सके। ये साजिश तब भी परवेज मुशर्रफ ने रची थी, जिन्होंने करगिल वॉर रचा था। भारतीय सेना ने पर्वतारोही टीम की शिनाख्त की। सैनिक टुकड़ी को ऊंचाई वाले इलाके कब्जाने का आदेश दिया गया और भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सियाचिन पहुंचते उससे पहले सियाचिन में हम पहुंच गए। थोड़ी बहुत झड़प हुई और झड़प के बाद पाक टुकड़ी भाग गई। तब से दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड पर तिरंगा लहरा रहा है और ये हमारे शूरवीर सैनिकों का कमाल है कि -40 डिग्री की ठंड में वो वहां पर ड्यूटी देते हैं। 2017 में श्याम शरण ने किताब लिखी थी और किताब में उन्होंने लिखा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन इस किताब में मौजूद थे। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस सरकार ने 3 बार सियाचिन से सेना हटाने की कोशिश की। ये कोशिश पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद की गई। 1989, 1992 और 2006 सबसे लेटेस्ट कोशिश। पुरानी में भूल जाता हूं, 2006 की कोशिश पर आता हूं। 2006 की कोशिश का मन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के उन्होंने बना लिया था। सियाचिन गए थे वो और भाषण दिया था एक। देखते हैं उनका वर्बेटिम भाषण। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि मामला अटका कहां, क्यों हो रही थी सियाचिन को डिमिलिटराइज करने की कोशिश। मनमोहन सिंह ने सियाचिन पहुंचकर क्या कहा। सियाचिन को दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहा जाता है, जहां इंसान का जीना भी मुश्किल है। यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की है, ये सैनिकों के लिए कहा उन्होंने, उसकी तारीफ में मैं शब्दों में नहीं कर सकता। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरीके का खतरा महसूस न करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। देखिए, जहां पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खतरा है, हम उसको शांति स्थल बनाना चाहते हैं। आखिर कब तक हम यहां इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में पाकिस्तान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, उससे बातचीत जारी है। वही देश जो हमारे बंटवारे के बाद बना। पढ़ लीजिए आप इसको एक बार फिर से, स्टिल को दिखाइए, आखिरी फ्रेम को। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह सियाचिन जीकर कहा था कि हम चाहते हैं कि सियाचिन डीमिलिटराइज हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने थोड़े ही दिन पहले चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, लेकिन इसका भी जवाब अब कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना होगा कि उनके मन की ये मंशा क्या थी। अगले ही महीने अगले ही साल डिफेंस सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होने वाली थी और उन टॉक्स का मैं एक
गवाह रहा हूं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले दिन से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान को कोई गिफ्ट दिया जाए। वो चाहता था कि सियाचिन से मिलिट्री हटा ली जाए ताकि वो वहां पर बदमाशी कर सके, करगिल जैसे हालात फिर से पैदा कर सके। ये आप देख सकते हैं सियाचिन में कैसे भारतीय सैनिक सर्व करते हैं। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि मामला कहां पर फंसा, किसने क्या कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उस वक्त वहां पर क्या रोल था। यह मैं किताब को उद्धृत कर रहा हूं जो श्याम शरण जी की किताब है, और श्याम शरण जी की इस किताब के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसके फेवर में थे और कौन कौन लोग इसके खिलाफ। इंडियन डिफेंस रिव्यू में, और उनकी किताब जिस किताब का नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, भारत दुनिया को कैसे देखता है, उसके हिसाब से ये देखिए आज उन्होंने क्या क्या कहा। मैं आप बताता हूं कि उस किताब में उन्होंने किस संदर्भ का उल्लेख किया था। ये डॉक्टर श्याम शरण ने किया था, और माफ कीजिएगा श्याम शरण जी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे, बहुत अच्छी तरह निटी-ग्रिटी इसको समझते हैं। मैंने उनसे एक ज़माने में बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने लिखा क्या लिखा अपनी पुस्तक में। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझे कहा था कि मैं एक एग्रीमेंट पर काम करूं और एक कंसेंसस बनाऊं सभी लोगों से कि सियाचिन से सेना हटा ली जाए। आई डिड मेनी राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन, मैंने बहुत सारी बातचीत की, बोथ ऑफ एट द सीनियर ब्यूरोक्रेटिक एंड मिनिस्टीरियल लेवल। मैंने बड़े अधिकारियों से बात की और मिनिस्टरों से भी बात की, होम और फाइनेंस के मिनिस्टरों से बात की, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह और इंटेलिजेंस चीफ वगैरह से बात की। टेक्निकल डिटेल्स एग्रीमेंट के बन चुके थे, इंक्लूडिंग द पॉइंट एंड टाइमिंग ऑफ रीडिप्लॉयमेंट, यानी कब सेना कितनी हटानी है कितनी रखनी है उसकी बात बन चुकी थी। स्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी रेडी हो चुका था। हमने एक वर्कआउट कर लिया था जो हमने डीजीएमओ के साथ किया था, यानी डीजीएमओ के साथ ये डिसाइड हो चुका था कि सियाचिन से मिलिट्री को किस तरीके से हटाया जाएगा। ड्राफ्ट एग्रीमेंट अलोंग विद द एनेक्सर्स जो हमने तैयार किया कि सियाचिन से सेना ऐसे हटाई जाएगी, ये सीसीएस के सामने आया। सीसीएस में क्या होता है, सीसीएस में दो लोग अड़ जाते हैं। एनएसए उस वक्त के हुआ करते थे एमके नारायणन, वो कहते हैं कि अब चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। सीसीएस मीटिंग में जे सिंह भी ये कहते हैं, बाद में जे सिंह सहमति दे चुके थे, इसीलिए डीजीएमओ के साथ पूरा का पूरा प्लान बन चुका था। लेकिन जे सिंह ने भी आखिरी मोमेंट पे कहा कि नहीं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। ये उनका दूसरा माइंड था, सेकंड माइंड ऑफ जे सिंह। उसके बाद क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ होम शिवराज पाटिल एंड डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी डिसाइडेड टू प्ले इट सेफ। उन्होंने सेफ खेलना उचित समझा और यह कहा कि हमको थोड़ा और कंसल्टेशन करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त क्या किया, वो लिखते हैं श्याम शरण साहब, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कुछ नहीं कहा और वो हमेशा की तरह खामोश रहे, शायद एक अच्छे कारण के लिए कि आगे उनका ये मंसूबा पूरा हो जाए। नारायणन एट वन पॉइंट सजेस्टेड द सियाचिन बी टेकन ऑफ द एजेंडा ऑफ इंडिया पाकिस्तान टॉक्स। उन्होंने तो ये तक कहा कि सियाचिन को भारत और पाकिस्तान टॉक्स से हटाया जाए, लेकिन उसके बाद ये राय बनी कि नहीं, इसको टॉक्स पर तो रखा जाए, लेकिन डीमिलिटराइजेशन की जो प्रोसेस या जो प्रस्ताव हम देने वाले थे उसको हम वापस ले लें। एक बार फिर से सुनाता हूं कैसे मंशा जाहिर की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सियाचिन को डीमिलिटराइज करने की सियाचिन में सैनिकों के सामने। सुनिए, 12 जून 2005 को सियाचिन गए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का क्या बयान था। सियाचिन को दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहा जाता है, जहां इंसान का जीना भी मुश्किल है। यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की है उसकी तारीफ मैं शब्दों में नहीं कर सकता। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरह का खतरा न महसूस करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। किनसे शांति की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से। आखिर कब तक हम यहां इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। फिर से इनवाइट करता हूं अपने तमाम गेस्ट को, मेरे साथ जुड़ गए हैं के शर्मा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदीप कुमार जैन आदित्य, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर जो कि मनमोहन सिंह की कैबिनेट में काम कर चुके हैं, जे.के. त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, सिक्योरिटी, एक जे.के. त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, सेलिब्रिटी डिफेंस एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सुनील सिंह साजन जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के लीडर मेरे साथ हैं, और मेरे एक दर्शक मेरे साथ है कुमार राहुल।
कुमार राहुल, आप सपने में भी कभी सोचेंगे कि सियाचिन से भारत मिलिट्री हटा दे पाकिस्तान को खुश करने के लिए? बताइए। फोन कट गया है, तकनीकी दिक्कत है। मैं इसी सवाल को लेकर सबसे पहले चलता हूं। प्रदीप जैन, आदित्य जी नहीं आए हमारे साथ अभी तक, आ चुके हैं। प्रदीप जैन जी बताइए, क्या यह उचित था कि मनमोहन सिंह साहब 2006 के अंदर भारत और पाकिस्तान की बातचीत के बीच सियाचिन से भारतीय सेना हटा देते? आप तो उस कैबिनेट के मेंबर थे, बताइए क्या यह फैसला उचित होता? एक देशभक्त के तौर पर बताइए, क्या यह करना उचित होता मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा? प्रदीप जैन जी। जी 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 दीपक जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात का अफसोस है कि आज की बात नहीं कर रहे, आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं और उस पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी। मैं शर्मा जी की बहस देख रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी वो शांति का माहौल था। आज हमारे प्रधानमंत्री बिरयानी खाने चले जाते तो हम क्या उन्हें झूला झुलाते हैं चीन के राष्ट्रपति को, तो क्या हम आज उन्हें पकड़ रहे? मनमोहन सिंह जितने अच्छे प्रधानमंत्री थे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेलीविजन पे डिस्कशन नहीं की जाती, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इनके जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि 600 बार चाइना ने घुसपैठ की, लेकिन अगर बीजेपी के 6 साल का समय देखें तो 2365 बार चीन ने घुसपैठ की एलएसी पे। और डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोलता है और प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। प्रदीप जैन जी, मीडिया बात कर रहे हैं। आप बताइए आप कौन सा मुद्दा लेके चल रहे हैं? आप देश की क्या हालत है? गलवान घाटी पर फिर उसने टैंक गाड़ दिए दीपक। ठीक है उस पर चर्चा कीजिए। प्रदीप जैन जी, मैं लगातार 3 दिन से उस पर चर्चा कर रहा हूँ। ये एक नया मुद्दा है जो निकल कर आया है, ये भी एक हकीकत है जो देश के सामने रखनी चाहिए। गलवान घाटी का सवाल मैं के शर्मा से जरूर पूछूंगा, लेकिन आपने कहा 2006 में शांति के हालात थे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2008 के अंदर मुंबई का अटैक हुआ था, 2005 और 6 के अंदर मुंबई के ट्रेन के अटैक हुए थे। इसके बीच लगातार आतंकवादी गतिविधियां हुई थी। शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे तब दिल्ली में मल्टीपल बम अटैक हुए थे, ये आपको भी पता है। बाटला हाउस कांड हुआ था, लगातार पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था। इसको आप संसद का हमला भी हो चुका था 2001 में, आप ये भूल गए क्या? कफन घोटाला कब हुआ था? कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? अंग्रेजों से माफी किसने मांगी? नाथूराम गॉडसे के अनुयायी कौन है? ये क्यों नहीं कहते आप? ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। के शर्मा जी बताइए, गलवान घाटी में जो हालात बने हैं उसके लिए क्यों ना मोदी सरकार को जिम्मेदार माना जाए? और दूसरा मेरा सवाल, सियाचिन से डीमिलिटराइजेशन की अगर कोशिश हो रही थी, आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए उसके खिलाफ? मैं आपको जवाब देता हूं। दीपक जी देखिए, अभी जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि उस समय शांति काल था, और आपने स्पष्ट भी कर दिया कि कैसी शांति थी। वास्तविक स्थिति ये थी कि मनमोहन सिंह बगैर राजनीतिक इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री थे। पूरा देश जानता था कि रिमोट से चलने वाले एक कठपुतली प्रधानमंत्री। अरे भाई आप मुद्दे और उसके अलावा ये जो षड्यंत्र था, बोल लीजिए आपका ये जो षड्यंत्र था, इनको बंद कराइए ना। मैंने बीच में नहीं बोला है दीपक। अरे प्लीज, सभ्यता से के शर्मा जी ने किसी के बीच में नहीं बोला था। के शर्मा जी की आवाज आएगी सिर्फ, मैं सबको लूंगा। प्लीज आप सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज समझिए डिबेट। देश समझ नहीं पाता है फिर आपकी बात। मैं आपको यह कहता हूं कि सियाचिन से उस समय यदि सेना हटाने का मतलब था कि पाकिस्तान के आतंकवाद के सामने भारत घुटने टेक देता, और घुटने टेकने जैसा काम जो है ये मंसूबे के साथ में मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा कर रही थी। दुर्भाग्य था उस समय की जो उनको सहयोग दे रहे थे जो लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो केवल जो है कुर्सी और सत्ता और पैसे के लालची थे। ये देश के हित इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था, और इसलिए ये जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का जो है लूट मचा के बैठे हुए थे। और जो जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने का एक तरह से उनसे सामना न कर पाने की जो क्षमता इन कांग्रेसियों की थी, कि इससे एक परिवार की मंशा को पूरा करने के लिए
पूरे देश के राष्ट्र हित को दांव पे लगा दिया जाए। ठीक है के शर्मा जी, मैं इसी सवाल को लेकर प्रदीप जैन आदित्य के पास जाऊंगा, लेकिन जनता मेरे साथ जनार्दन होती है। कुमार राहुल सोशल वर्कर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार राहुल जी, संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे, क्या सियाचिन से सेना हटाना उचित होता? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिन में दिमाग में एक ख्याल आया, वो भी क्या सही था? देखिए, सियाचिन जो है ना, उसको आप देखिए शुरू कैसे होता है। 84 में हम उसको लेते हैं। संजय कुलकर्णी जी थे जो हेड ऑफ टीम थे, जिन्होंने वो ऑपरेशन किया था 84 में। तो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या थी? हाई एल्टीट्यूड पोस्ट हमेशा बहुत वैल्यूबल होती है। जैसे कि 99 में कारगिल में पाकिस्तान सिर्फ कारगिल इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि हम टाइगर हिल और बटालिक और द्रास ले लें और फिर सियाचिन के लिए इंडिया को टेबल पे ले आए, क्योंकि नरसिम्हा राव तक की गवर्नमेंट तक इंडिया बहुत अग्रेसिव था सियाचिन की पोस्ट को लेके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने देखा कि 1999 कारगिल वॉर में हमने टाइगर हिल और बटालिक सब खाली कराया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आती है कांग्रेस की, आप इस बात को मानिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर अग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में अग्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे, और ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। जैसे कि 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए या 6 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें कुछ भी वो लोग नहीं कर पाए कांग्रेस वाले। राहुल, मुझे यही रुकना होगा, मेरे साथ बहुत बड़े बड़े गेस्ट हैं। मैं सीधे चलूंगा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी के पास। सर, आप इतने डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, सियाचिन को छोड़ना या सियाचिन को छोड़ने का ख्याल लाना भी क्या ठीक है मिलिट्रीली? आपसे समझना चाहूंगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के मन में ख्याल आया, उन्होंने स्पीच दिया, मैंने दिखा दिया। भारत सेना का कार्य है कि सीसीएस को करेक्ट स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एडवाइस देना। उस समय के जो सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने सीसीएस में अपनी पूरी करेक्ट स्ट्रेटेजिक एडवाइस दी, जो आपने भी कुछ ही क्षण पहले बयान की थी। उसको एनएसए का सपोर्ट मिला और उस वजह से ये कार्य नहीं हो सका। देखिए, जो लोग डिबेट में हैं उनसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले को पॉलिटिकल एंगल से न देखें, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और इसको जो स्ट्रेटेजिक इशू है उसके लिहाज से देखें। सियाचिन ग्लेशियर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वो काराकोरम के वेस्ट में पड़ती है और जो गलवान घाटी की बात हो रही है उसके वेस्ट में पड़ती है। इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दो लफ्ज़ में बताना चाहूँगा इस प्रकार से कि चाइना गलवान में और काराकोरम पास में डीबीओ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से हम ईस्ट की तरफ से जो वेस्ट में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है उस पर दबाव डालें, और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा वन रोड वन बेल्ट के बारे में और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो इस समय डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपकी चैनल का। सियाचिन की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जिसको पढ़नी है वो किताबों में पढ़ ले, लेकिन ये बात आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि भारत सेना एक प्रोफेशनल सेना है। इसका जो सेना अध्यक्ष होता है उसको कई प्रकार की इनपुट्स मिलती हैं, वो कई प्रकार से इसको एनालाइज करता है और सब मिलिट्री एंगल्स को एनालाइज करके सीसीएस में वो अपना जो मुद्दा है, जो अपना पक्ष है वो रखता है। आपने उसी प्रकार से उस समय के सेना अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव से। विवेक श्रीवास्तव जी, 2004 और 5 में आपने सुनिए ना, 2004 और 5 में आपने, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। 2004-5 में आपने चाइना के साथ मिलकर नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र को माओवादियों को सौंप दिया, और अब आप पूछते हैं कि नेपाल से हमारे रिलेशन खराब हो गए। तो ये तो आपका षड्यंत्र था ना, चाइना के साथ मिलकर नेपाल को माओवादी बनाना। कौन जाते थे? सीताराम येचुरी जाते थे, एबी वर्धन जाते थे। कौन जाता था चाइना में डेमोक्रेसी बनाने के लिए? जवाब दीजिए इसका। कौन जाता था चाइना में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए? नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। अरे आप चाइना में तो सभी पार्टियों के लोग जाते हैं जो सत्ता में रहा है। आप लोग क्यों गए थे नेपाल? प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था? जवाब दीजिए इसका मेरा। आप कहते ना नेपाल भारत के खराब हो गया। चीन की प्लेट में समाज सजा के कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिया था।
आज नेपाल आपके साथ नहीं है, आपको आंखें दिखा रहा है, ये आपकी आपके डिप्लोमेसी कारण है नहीं है, देश मैं की। ये आरोप लगा रहा एशिया हूं में आप कोई पर। दोस्त नहीं है आपका। होशो-हवास में और सुनिए, जानकारी मेरे के कारण आधार नहीं है, पर हम आरोप थोड़ी ना लगा सत्ता रहा में हूं। हैं। 6 साल से 2004-5 सुनिए, 6 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, से मिलके एशिया में कोई दोस्त नहीं तुम्हारा। चाइना के और किसी पड़ोसी से हमारी बनती नहीं है। नेपाल को दे दिया, हिंदू पाकिस्तान राष्ट्र आपके को खिलाफ, खत्म कर दिया। चीन से आप ये लड़ रहे आपकी चाल हैं, थी। नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश जवाब आपके दीजिए। खिलाफ, मेरे सवाल का जवाब श्रीलंका आपके दीजिए। खिलाफ। मेरे सवाल कौन का दोस्त जवाब है दीजिए। आपका? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए क्यों बात। चीन की थाली में मनमोहन नेपाल को सिंह दे जी दिया ने- था? मनमोहन सिंह जी 2004-5 में बताइए क्यों दे नहीं, दिया नहीं। था? क्यों किसी ने सीताराम किसी येचुरी को कोई काठमांडू थाली में जाते नहीं दिया थे? है। क्यों डीपी किसी ने त्रिपाठी किसी जाते को कोई थे? थाली में नहीं क्यों दिया है। तथागत वहाँ लोकतंत्र राजा लाए का थे शासन आप? था, राजा के शासन का हटना जरूरी था, राजा के शासन का हटना आप जरूरी एक था। हिंदू राष्ट्र को प्रजातंत्र खत्म का कर रहे आना थे जरूरी वहां था। से। आज आप नेपाल में दुनिया के प्रजातंत्र है। इकलौते हिंदू राष्ट्र आज को नेपाल में खत्म कर रहे थे प्रजातंत्र है। षड्यंत्र के साथ। ड्यूली आप इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लोग है। दुनिया के इकलौते हिंदू डेमोक्रेसी है राष्ट्र को वहाँ। खत्म कर रहे क्या आप थे, चाहते हैं माओवादियों इंडिया में को भी दे रहे राजा का थे। शासन हो? देखिए, किसी भी देश में अरे राजा का इंग्लैंड में हटना, महारानी का शासन डेमोक्रेसी नहीं है का आना क्या? जरूरी है। जवाब दीजिए। इंग्लैंड में महारानी ये का पहली शासन चीज नहीं है है। क्या? नहीं है, इंग्लैंड बिल्कुल। में महारानी इलेक्शन का होते शासन नहीं है। हैं, जवाब पार्लियामेंट दीजिए। डिसाइड करता है। आपका जवाब बस चले दीजिए। तो आप इंडिया और में भी साइन कौन करता रजवाड़े ले है? आएंगे। महारानी करती है ना पार्लियामेंट की बात पे साइन। आपका बस कौन चले तो करता इंडिया है? में भी रजवाड़े ले आएंगे कौन आप। करता है? कौन करता है? आज उससे क्या वो सिर्फ कॉस्मेटिक है, विवेक श्रीवास्तव, वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक विवेक हस्ताक्षर है। श्रीवास्तव, विवेक वहाँ पार्लियामेंट श्रीवास्तव। इलेक्शन होते हैं, राजा का शासन कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं पब्लिक की वॉइस आपको सुनाता हूँ। राणा का शशिकांत शासन ओझा, नहीं था, नहीं, शशिकांत वहाँ पे हटना था, ओझा, हटा। शशिकांत ओझा, मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के साथ मिलकर नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र को माओवादियों को सौंप दिया। शशिकांत ओझा, मेरा आपसे सवाल, क्या सियाचिन से मिलिट्री हटानी चाहिए भारत को? एक आम आदमी क्या सोचता है, और क्या इतनी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं समझ आई? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे आपको लाने के लिए। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एकदम गलत सोच थी उनकी, एकदम गलत विचार था। ये बात समझ लेना चाहिए कि भारत के इस समय सिर्फ दो दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। और ये जो हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो नारा था, ये नारा कभी सही है ही नहीं। चीन भारत का हमेशा से दुश्मन रहा, उसने हमेशा से पाकिस्तान को प्रोवोक किया, हर मुद्दे पर प्रोवोक किया। उसने यूएन में हमेशा वीटो दिया भारत के खिलाफ में। और यहाँ हम सभी लोग कहते रहे कि चीन जो है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, लेकिन चीन हमारा साथी नहीं था। उसने हमेशा हमें अपोज किया है, हर समय उसने हमारे जो है इसी बात पर मैं ब्रेक लूंगा, और अगले टाइम पर जब ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं बहस की शुरुआत करूंगा सबसे हमारे एक बहुत खास मेहमान, फॉर्मर डिप्लोमेट जेके त्रिपाठी, जो हमको बता पाएंगे त्रिपाठी साहब कि श्याम शरण जी ने जो कहा था, और क्या इस बात को वाकई डिप्लोमेटिक तौर पर क्या सीसीएस तक पहुंचना भी था। ब्रेक के बाद